नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रॉयल एजुकेशन क्लास में। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता को कंप्लीट किया था। एंशिएंट हिस्ट्री की उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। देखिए, वैदिक काल का समय 1500 BC से लेकर 1000 BC तक माना जाता है। ठीक है। अब देखिए, वैदिक काल में क्या करते हैं, जो आर्य लोग थे वो सेंट्रल एशिया से आके कहाँ जाते हैं, भारत के नॉर्थ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। ठीक है। और जो आर्य लोग रहेंगे वही वैदिक संस्कृति का विकास करते हैं। ठीक है। तो वैदिक का कार्यकाल क्या है, 1500 से लेकर 1000 BC तक। ठीक है। उत्तर वैदिक का कार्यकाल वो 1000 BC से लेकर 600 BC तक माना जाता है। ठीक है। और वैदिक प्लस उत्तर वैदिक दोनों काल मिलाकर किसका, पोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन का काल माना जाता है। इन हड़प्पा के बाद के समय में वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों काल आ जाते हैं, जिनका कार्यकाल रहता है पोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन का 1750 BC से लेकर 700 BC तक। ठीक है। उसी समय मालवा, हार, जोरवे सभ्यता को विकास होता है किस काल में, पोस्ट हड़प्पा काल में। ठीक है। अब देखिए, वैदिक संस्कृति या आर्य संस्कृति के बारे में देखते हैं। वैदिक संस्कृति या आर्य संस्कृति, इसका विकास 1500 से लेकर 1000 BC तक होता है। सोर्स ऑफ स्टडी यानी इसके अध्ययन का स्रोत क्या था ना, वैदिक संस्कृति या आर्य संस्कृति को जानने का स्रोत क्या है, ऋग्वेद। जो ओल्डेस्ट लिखित साहित्य है, ध्यान रखना, जो सबसे पुराना लिखित साहित्य कौन सा, ऋग्वेद है, जिसके द्वारा हमें वैदिक या आर्य संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आर्य वैदिक कल्चर का विकास आर्य के द्वारा होता है। ठीक है। जो वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति, उसका विकास किसके द्वारा होता है, आर्य के द्वारा होता है। आर्य कौन थे, श्रेष्ठ। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। इंडो यूरोपियन कम्युनिटी यानी भारतीय सभ्यता की भाषा बोलने वाले थे। ठीक है। जो भारतीय सभ्यता की भाषा बोलने वाले वो कौन थे, आर्य थे। अब देखिए, इनका साक्ष्य क्या मिलता है आर्यों का, है ना, पर्शियन धर्म ग्रंथ जो क्या है, जैन अवस्था ना। जो पारसियों का धर्म ग्रंथ कौन सा है, जैन अवस्था। वे ऋग्वेद, दोनों क्या थे, एक दूसरे के समकालीन थे। वे दोनों में लगभग 300 वर्ष समान हैं। इस वजह से माना जाता है कि जो आर्य लोग थे, ठीक है, जो भारतीय सभ्यता की भाषा बोलने वाले लोग थे। ठीक है। आर्य यूरोप से सेंट्रल एशिया में आते हैं। सेंट्रल एशिया से आके वो सब सिंधु प्रदेश, जो इंडिया का सब सिंधु प्रदेश, वहाँ पर जाकर निवास करने लगते हैं। अब देखिए, आर्यों का निवास स्थान क्या था, किसने क्या कथन दिया, उसको देखते हैं। ठीक है। तो ओरिजिन प्लेस ऑफ आर्य देखिए, जैसे बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि जो आर्य कैसे थे, आर्कटिक क्षेत्र में रहते थे। ठीक है। आर्कटिक क्षेत्र से यहाँ पे भारत में आए थे आर्य। दयानंद सरस्वती का कहना है कि आर्य कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे। अविनाश चंद्र का कथन है कि सब सिंधु प्रदेश क्षेत्र थे, वहाँ से आर्य आए थे। और मैक्स मुलर जो जर्मनी के थे, उनका कहना था सेंट्रल एशिया के रहने वाले लोग क्या थे, आर्य थे। जो सेंट्रल एशिया में रहते थे वो लोग क्या थे, आर्य थे। और ठीक है। और जो मैक्स मुलर जर्मनी के निवासी थे, उनका कथन क्या है, वैलिड कथन है। मैक्स मूलर का कथन मान्य है, यानी ऑथेंटिकल है, क्योंकि जब सब सिंधु क्षेत्र में आर्य संस्कृति डेवलप हो रहा था, जो सब सिंधु क्षेत्र उसमें आर्य संस्कृति का जब विकास हो रहा था, उस समय तजाकिस्तान में ओडनोक कल्चर डेवलप हो चुका था। ठीक है। तो एक दूसरे के क्या थे, समकालीन थे। इसलिए मैक्स मूलर का कथन ये क्या है, वैलिड है कि आर्य कहाँ के थे, सेंट्रल एशिया में रहने वाली एक जाति थी। तथा एक बोगोज का अभिलेख है जो 1400 BC में का अभिलेख है। इसका एशिया माइनर भी बोलते हैं। आर्य ईरान के रास्ते सब सिंधु क्षेत्र में आए थे, वो इसमें लिखा गया। ठीक है। तो बोगोज जो अभिलेख है ना, बोगोज कोई अभिलेख है, 1400 BC का अभिलेख है। उससे भी ये जानकारी मिलती है कि आर्य ईरान के रास्ते सब सिंधु क्षेत्र में गए। फिर देखिए, आर्य की विशेषता क्या थी, आर्य की कौन कौन सी प्रमुख विशेषता है। तो आर्य क्या थे, घोड़े का प्रयोग करते थे। ठीक है। उससे पहले हम देखे थे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। और जो वैदिक संस्कृति में वैदिक काल आता है, उसमें घोड़े का प्रयोग करने लग जाते हैं आर्य। स्पोक्स वाले बैल का यूज़ करते थे। ठीक है। कैसे पहिए का यूज करते थे, जिन पे स्पोक्स बनी होती थी। युद्ध रथ का प्रयोग करते थे। सोमरस का यूज करते थे ना, पेय पदार्थ के रूप में किसका उपयोग करते थे, सोमरस का प्रयोग करते थे। यज्ञ वेदी का उपयोग करते थे ना, यज्ञ करने के लिए वेदिकाएँ बनी होती थी, उनका ये उपयोग करते थे। दाह संस्कार करते थे। ठीक है। जो कोई इंसान मर जाने के बाद उसमें क्या जलाते थे। ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग करते थे। ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग करते थे। आर्य कहाँ रहते थे, भारत के नॉर्थ वाले हिस्से में आर्य रहते थे। ठीक है। आर्य कहाँ रहते थे, जो नॉर्थ वाला ऊपर हिस्सा, जो प्रायद्वीप पठार से ऊपर का भाग है, वहाँ पर आर्य रहते थे। और नीचे का जो भाग है, ठीक है, उसमें कैसे रहते थे, अनार्य लोग रहते थे। ठीक है। देखिए, आर्य संस्कृति का विस्तार, तो उत्तर में तुर्किस्तान से लेके
दक्षिण में कहाँ तक था, अरावली क्षेत्र तक, और वेस्ट में अफगानिस्तान से लेके ईस्ट में कहाँ तक था, हिमाचल तक, जो आर्य संस्कृति का विकास था। ठीक है, तो नॉर्थ में था तुर्किस्तान से लेकर दक्षिण में अरावली तक, और वेस्ट से ईस्ट अफगानिस्तान से लेकर हिमाचल प्रदेश तक आर्य संस्कृति का विस्तार था। अब आता है वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल का समय रहता है। इसमें देखते हैं हम ऋग्वेद। ऋग्वेद का सबसे पुराना लिखित साहित्य कौन सा है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद, ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद। इसका ब्राह्मण कौन सा है, ऐतरेय व कौशिकी, है ना, जिसमें वेदों का आडम्बरपूर्ण वर्णन किया गया है। किसमें, ऐतरेय व कौशिकी, जो ब्राह्मण है किसका, ऋग्वेद का। ठीक है, उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद। ठीक है, पुरोहित कौन होता था ऋग्वेद का, होता होता था, जिसका नाम था क्या था, होता। ये क्या करता था, होता, ऋग्वेद को पढ़ने वाला। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है, जिसमें से दूसरा व 7वां मंडल सबसे पुराना मंडल है, ध्यान रखना। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है, जिसमें से दूसरा व 7वां सबसे पुराना मंडल है। और कितने सूक्त है ऋग्वेद में, 1028 सूक्त किसमें, ऋग्वेद, जिसको क्या बोलते हैं, संताल बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और ऋचाएँ कितने, 10,462 ऋचाएँ हैं, जिनको इंग्लिश में हाइंस बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे इनकी संख्या 10,552 भी बताई गई है। ठीक है, ध्यान रखना, 10,462 या 10,552 कितनी ऋचाएँ किसकी, ऋग्वेद की। ठीक है, अब देखिए ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है, ध्यान रखना। ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है। अब देखते हैं कौन से मंडल में कौन से शब्द का उल्लेख किया गया। तो फर्स्ट मंडल में किस शब्द का उल्लेख है, जुआ के बारे में ना, गैम्बलिंग के बारे में बताया गया फर्स्ट मंडल में, ध्यान रखना। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जुआ से, ध्यान रखना। फर्स्ट मंडल कैसे है, जुआ से। सेकंड में क्या है, कृषि, है ना, कृषि शब्द का उल्लेख कृषि के बारे में कौन से मंडल में बताया गया है, दूसरे मंडल में। ठीक है, तीसरे मंडल में क्या है, ज्ञात्री मंत्र, ध्यान रखना। ज्ञात्री में कितने वर्ड है, 3 वर्ड है, ज्ञात्री। तीसरे मंडल में क्या है, ज्ञात्री मंत्र। फिर चौथे में क्या है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ना, कृषि की जो क्रिया है ना, ध्यान रखना। दूसरे में क्या है, कृषि, दूसरा का दुगुना कितना है, चौथा, फोर्थ, है ना। दूसरे में क्या है, कृषि, दूसरे का दुगुना क्या है, फोर्थ, फोर्थ में क्या है, कृषि की गतिविधियाँ। ठीक है, पाँचवें में क्या है, फायर एंड हॉर्स। ठीक है, जो घोड़े का और जो आग का वर्णन किस में किया गया है, 5वें मंडल में। ठीक है, छठे मंडल में क्या है, हरिप्रिया एक वर्ड है, उसका उल्लेख किस में किया गया, छठे मंडल में। ठीक है, हरिप्रिया वर्ड में क्या उल्लेखित है, देखिए, आर्यों के उद्भव को हड़प्पा के पतन से जोड़ा गया है। ठीक है, हरिप्रिया वर्ड का मतलब, हरिप्रिया का मतलब कि जो आर्यों का उद्भव हुआ था वो कब हुआ था, हड़प्पा के पतन के बाद में हुआ था, यानी हड़प्पा के पतन से आर्यों के उद्भव को जोड़ा गया है। ठीक है, कि आर्यों का उद्भव तब हुआ जब हड़प्पा का पतन हुआ, तो उसी के साथ फिर आर्यों का उद्भव हो गया। फिर देखिए 7वां मंडल है ना, 7वें मंडल में क्या, वरुण पूजा। ठीक है, ठीक है, 7वें मंडल में किसकी, वरुण की पूजा। और किसके बारे में देखा, दशरथ यज्ञ के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, पूछा जाता है। ठीक है, कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में दशरथ युद्ध का वर्णन है, तो कौन से मंडल में, 7वें मंडल में, ध्यान रखना। अब देखिए दशरथ युद्ध क्या था, पुरुष ने, जिसको वर्तमान में रावी नदी बोला जाता है, उसके तट पर एक तो भारत कबीला पे 10 अन्य कबीले थे ना, भारत कबीला के बीच में, और 10 अन्य कबीले थे, जिसमें तो 5 तो कैसे थे, हारे थे, 5 कैसे थे, अनार्य थे। उनके बीच में युद्ध होता है, जिसमें भारत कबीले क्या हो जाता है, उसके राजा थे एक, जिसका नाम क्या था, सुदाई, वो क्या हो जाता है, जीत जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं दशरथ युद्ध। ठीक है, किस किस के बीच में होता है, भारत कबीला पे 10 अन्य कबीलों के बीच में होता है, जिसमें 10 अन्य कबीलों में से 5 तो आर्य रहते हैं, 5 अनार्य रहते हैं। ठीक है, इनके बीच में होता है, जो विजय कौन होता है, जो भारत कबीला के सुदास विजयी होते हैं। फिर देखिए आ जाता है 8वां मंडल। 8वें मंडल में किसका वर्णन है, अनार्यों का वर्णन। ठीक है, 8वें मंडल में किसका वर्णन किया गया, अनार्यों का वर्णन किया गया है। और 9वें मंडल में किसका वर्णन है, सोमरस का वर्णन है। ठीक है, और सोमरस का वर्णन है, ताकि इस एक स्टेटमेंट भी दे रखा है इसमें 9वें मंडल में, ध्यान रखना, मैं कवि हूँ। ठीक है, खुद के बारे में बोल रहा है, मैं कवि हूँ, पिता मेरे क्या है, वेद है, माता मेरी क्या है, अनाज पीसती है, फिर भी हम साथ साथ रहते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट कौन से मंडल में, 9वें मंडल में। और सोमरस का वर्णन कौन से मंडल में, 9वें मंडल में, ध्यान रखना। और अनार्यों का वर्णन कौन से मंडल में, 8वें मंडल में, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर आता है 10वां मंडल। 10वें मंडल में ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ठीक है, भवदेववाद का वर्णन किसमें, 10वें मंडल में ना, वसुदेव ही कुटुंबकम, है ना, पृथ्वी हमारा क्या है, परिवार है, ये भी किसमें, 10वें मंडल में। वर्ण व्यवस्था किसमें दी गई है, 10वें मंडल में। सरस्वती वंदना किसमें, 10वें मंडल। उससे पहले हम देखे थे ज्ञात्री मंत्र, ध्यान रखना, ज्ञात्री मंत्र तो किसमें है, 3रे मंडल में। और सरस्वती वंदना किसमें, 10वें मंडल में। विवाह संस्कार किसमें, 10वें मंडल में, ध्यान रखना। ठीक है, तो 10वें मंडल में देखिए एक बार फास्ट रिविजन करते हैं, क्या क्या है, बहुदेववाद है, वसुदेव कुटुंब का वर्णन इसमें,
वर्ण व्यवस्था, सरस्वती वंदना और विवाह संस्कार का वर्णन भी किसमें 10वें मंडल में है। अब देखिए ऋग्वेदिक लोगों का निवास स्थान, ठीक है, कि जो ऋग्वेदिक काल के लोग थे उनका निवास स्थान क्या है। तो देखिए नदी बेसिन के आधार, नदियों के आसपास रहते हैं तो नदी बेसिन के आधार पर देखते हैं। देखिए एक तो अफगानिस्तान में, एक पाकिस्तान, एक इंडिया में। देखिए अफगानिस्तान में काबुल नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे और क्रुमो नदी थी, उनके किनारे ऋग्वेदिक काल के लोग रहते थे। अब देखिए काबुल को ही, इसका ओल्ड नाम क्या है, पुराना नाम ध्यान रखना, काबुल का पुराना नाम है कुंभा ना, ये भी एग्जाम पूछ जाता था, ठीक है। तो काबुल को पुराना पहले क्या बोला जाता था, कुंभा बोला जाता था, गोमती को गोमर बोला जाता था और कुर्मू को कुर्रम बोला जाता था। अब पाकिस्तान में, एक इंडिया में जो ऋग्वेदिक लोग थे वो सब सिंधु प्रदेश में रहते थे। सब सिंधु प्रदेश क्यों बोला जाता है, किसमें से 7 नदियाँ बहती। अब देखिए 7 नदियाँ कौन कौन सी हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। अब ध्यान रखना इनके पुराने नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। इंडस को तो क्या बोला जाता था पहले, सिंधु नदी। झेलम को क्या बोला जाता था, बितास्ता। चिनाब को अस्कनी, रावी को पुरोशनी, ब्यास को बिपाशा और सतलुज को शताद्री। ध्यान रखना, ठीक है। एक बार और देखते हैं। इंडस का तो याद रहेगा, सिंधु बोला जाता था। झेलम को क्या, बितास्ता। ध्यान रखना, झेलम बितास्ता। झेलम को क्या बोलते थे, बितास्ता। चिनाब को क्या बोला जाता है, अस्कनी, चिनाब अस्कनी। रावी का ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। रावी को क्या बोला जाता है, पुरोशनी, है ना। तो रावी का पुराना नाम क्या है, पुरोशनी। व्यास का बिपाशा, सतलज का शताद्री, है ना। तो ये नाम ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए जो ऋग्वेदिक काल, ये वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो देखिए राजतंत्र था ना, सेंटर में कौन होता था, राजा होता था, ठीक है, ठीक है। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और गणराज्य व्यवस्था थी। राजा को सलाह देने के लिए 4 प्रकार की सलाहकारी परिषद थी, ठीक है, ठीक है। राजा को एक परिषद सलाह देती थी जो 4 प्रकार की सलाहकारी परिषद थी। अब देखिए 4 प्रकार वो कौन कौन से उनके बारे में देखते हैं। 4 प्रकार में पहले होती थी सभा। सभा में क्या होता था, ग्रुप ऑफ ओल्ड पीपल, है ना, जो पुराने लोग थे, है ना, जो एजिड लोग थे, उनके समूह को बोला जाता था सभा, ठीक है। ये भी राजा को आदेश देती थी। एक होती थी समिति। समिति किसको बोला जाता है, ग्रुप ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों के समूह को समिति बोला जाता था। गण किसको बोलते थे, फंक्शन नॉट डिस्क्राइब, है ना, जिनके कार्य क्या डिस्क्राइब नहीं थे, जिनके कार्य को वर्णन नहीं था, उनको गण बोलते थे। और विदित बोला जाता था, जो आर्मी काउंसिल थी, है ना, जो आर्मी की परिषद थी, सेना परिषद थी, उसको बोलते थे विदित बोला जाता था। अब देखिए फिर आती है एक कॉन्सेप्ट है बलि, है ना। अब देखिए बलि क्या होती है ना, बलि ध्यान रखना, कोई भी बलि नहीं है कि किसी जानवर की, मनुष्य की बलि देते, वो बलि नहीं है। ये बलि क्या होता था, एक ऐच्छिक कर होता था, ध्यान रखना, वैदिक काल में, ठीक है। ऐच्छिक कर का मतलब जिसकी इच्छा है वो दे सकता है, जो नहीं देना चाहे वो नहीं दे सकता, ठीक है। तो कबीले के लोग यानी प्रजा अपनी सुरक्षा के बदले राजा को क्या देते थे, कर देते थे, ध्यान रखना, जिसको बोलते हैं ऐच्छिक कर। सेना के लिए देते थे अपनी सुरक्षा करने के लिए, ठीक है। ध्यान रखना जो वैदिक काल में कोई स्थायी सेना नहीं थी, गाय शक्ति का प्रतीक थी, ध्यान रखना, ठीक है। कोई स्थायी सेना नहीं थी, गाय क्या थी, शक्ति का प्रतीक थी। ज़्यादातर युद्ध गाय के लिए लड़े जाते थे, और ज़्यादातर युद्ध किसके लिए लड़े जाते थे, गाय के लिए ज़्यादातर युद्ध लड़े जाते थे, ठीक है। तो शक्ति का प्रतीक कौन थे, गाय थी, ध्यान रखना, ठीक है। तो गाय के लिए युद्ध लड़े जाते थे। ध्यान रखना राजा की एक उपाधि होती थी जिसका नाम था गोप्ता जनस्य। गोप्ता जनस्य का मतलब होता है कबीले का संरक्षक कौन होता था, राजा होता था, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखना गाय को वैदिक काल में क्या माना गया, अगण्य माना गया, अगण्य यानी ना मारने योग्य माना गया है गाय को वैदिक काल में, ध्यान रखना, अगण्य, ठीक है। तो गाय को क्या माना गया है, अगण्य माना गया है गाय को। और शक्ति का प्रतीक किसको माना गया है, गाय को। इस वजह से ज़्यादातर युद्ध गाय के लिए लड़े जाते थे। अब देखिए ऋग्वेदिक या वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था क्या थी, ठीक है। आर्थिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो कैसे समुदाय थे, ज़्यादातर जनजातीय समुदाय थे, है ना, वैदिक काल में। प्राथमिक व्यवस्था क्या था इनका, पशुपालन, ध्यान रखना, कन्फ्यूज रहता है ना। इनकी प्राथमिक व्यवस्था कृषि नहीं था, प्राथमिक व्यवस्था क्या था इनका, पशुपालन था। और द्वितीय व्यवसाय इनका क्या था, कृषि था, ध्यान रखना, ठीक है। प्राथमिक व्यवसाय इनका पशुपालन रहता है, द्वितीय व्यवसाय क्या रहता है, कृषि रहता है। वस्तु विनिमय प्रणाली चलती है, ध्यान रखना, ऋग्वेदिक काल में ना, जो वैदिक काल में कैसी वस्तु विनिमय प्रणाली ना, वस्तु के वस्तु को देना ना, तो वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। मुद्रा व्यवस्था नहीं थी, करेंसी सिस्टम नहीं था, ठीक है। कोई सिक्के वगैरह नहीं चलते थे उस टाइम वैदिक काल में। मुद्रा व्यवस्था नहीं थी, लोहे का यूज नहीं करते थे, ध्यान रखना, वैदिक काल के लोग लोहे का यूज नहीं करते थे, ठीक है। अब देखिए सामाजिक व्यवस्था इनकी कैसी थी, तो कैसा समाज था, पितृसत्तात्मक समाज था। उससे पहले हम देखे थे हड़प्पा सभ्यता पर। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, उसमें समाज कैसा था, हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक समाज था, लेकिन ये वैदिक काल का समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक समाज था। अब देखिए इसकी बेसिक यूनिट क्या थी, है ना,
किससे मिलकर क्या बना होता है। बेसिक यूनिट आधारभूत इकाई क्या थी इनकी, कुल। कुल को क्या बोलता है, फैमिली, ध्यान रखना, ठीक है। तो आधारभूत इकाई में इनका कुल आता है यानी फैमिली। उसके बाद में क्या आता है, फैमिली से मिलकर फिर ग्राम बनते थे, गाँव, गाँव से मिलकर विश्व बनता था, विश्व से मिलकर जन, और जन से मिलकर राष्ट्र निर्माण होता था, ठीक है। वर्ण व्यवस्था थी, ध्यान रखना, ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी। किसके आधार पर थी वर्ण व्यवस्था, कार्य के आधार पर, ठीक है। किन किन भागों में बांटा गया इनको, देखिए कौन कौन थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो कार्य के आधार पर वर्ण व्यवस्था को 4 प्रकारों में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र में बांटा गया। आगे देखिए गोत्र। गोत्र जहाँ पूरे गोधन को एक साथ रखा जाता है, ध्यान रखना। पहले गोत्र शब्द के वैदिक काल में वैदिक काल में उल्लेख किसके लिए किया जाता है, गोधन को रखने के लिए, एक साथ रखने के लिए उसको गोत्र बोला जाता है। लेकिन बाद में कुल या परिवार की पहचान के लिए भी गोत्र शब्द का यूज होने लगा, ठीक है। फिर बाद में क्या होगा, पहले तो गोत्र किसके लिए यूज होता था, सिर्फ गोधन को इकट्ठा करने के लिए एक साथ रखते थे तो उसको गोत्र बोला जाता है। पर धीरे धीरे कुल या परिवार की पहचान करने के लिए गोत्र शब्द का प्रयोग होने लगा। महिलाओं की सम्मानजनक स्थिति, ध्यान रखना, वैदिक काल में महिलाएं की स्थिति सम्मानजनक स्थिति में थी। सम्मानजनक स्थिति होगी तो लैंगिक विषमता नहीं होगी, है ना, जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं होता था। महिला सभा या समिति में भाग लेती थी ना, महिला सभाएं करती थी, समिति में भाग लेती थी। महिलाओं को उपनयन संस्कार हासिल करने का अधिकार था। उपनयन का मतलब होता है, उपनयन संस्कार का मतलब होता है शिक्षा लेने का अधिकार, ठीक है। तो महिलाओं को उपनयन संस्कार हासिल करने का अधिकार, शिक्षा लेने का अधिकार उनको प्राप्त था। अब देखिए शिक्षा लेने का अधिकार में देखिए कौन कौन सी महिलाएं थी उस टाइम में वैदिक काल में जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तो उनको विदेशी महिलाएं कौन कौन सी, ध्यान रखना, एग्जाम पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से, अपाला, घोषा, लोपमुद्रा ना, ये विदेशी महिलाएं थी 3, अपाला, घोषा और लोपमुद्रा, ये विदेशी महिलाएं थी, ठीक है। पर्दा प्रथा नहीं है ना, ठीक है। महिलाओं को सम्मानजनक स्थिति होगी तो पर्दा प्रथा नहीं होगी, देश प्रथा भी नहीं होगी। नियोग प्रथा थी, ध्यान रखना, नियोग प्रथा थी। नेक्स्ट, ठीक है, निष्ठ किसको बोला जाता था, आभूषण के लिए। अब देखिए धार्मिक व्यवस्था, ठीक है। धार्मिक व्यवस्था में पूजा प्रार्थना का उद्देश्य भौतिक समृद्धि था, ध्यान रखना, ठीक है। पूजा प्रार्थना किसके लिए करते थे, सिर्फ इनको उद्देश्य ये था पूजा प्रार्थना की भौतिक समृद्धि प्राप्त हो। तो भूदेववाद में विश्वास रखते थे। इंद्र प्रमुख देवता था, ध्यान रखना, ठीक है। वैदिक काल में इंद्र क्या था, प्रमुख देवता कौन था, इंद्र था, जिसको पुरंदर भी बोला गया है, जिसका 250 बार वर्णन है, 250 बार वर्णन है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखिए अग्नि, अग्नि दूसरे प्रमुख देवता थे। मनुष्य व भगवान के बीच मध्यस्थ का काम करने के लिए करते थे अग्नि देवता, ठीक है। इसका 200 बार वर्णन है, ध्यान रखना, ठीक है। वरुण जल के देवता थे जिनका 30 बार वर्णन किया गया है। वरुण कौन थे, जल के देवता जिनका 30 बार वर्णन किया गया है। पूषण, पूषण किसके लिए यूज होता था, पशुओं के देवता के लिए पूषण शब्द का यूज होता था। उषा क्या थी, सुबह की देवी, ध्यान रखना, ठीक है। उषा है ना, उषा का काल सुबह के काल को बोला जाता है, तो उषा क्या थी, सुबह की देवी थी। पूजा की विधि क्या थी, वही विधि थी जो आज चलती है, प्रार्थना करते थे, हवन करते थे, यज्ञ करते थे, वही पूजा की विधि थी ना। कर्मकांड आडंबर नहीं होंगे, ध्यान रखना, कर्मकांड आडंबर नहीं थे। मूर्ति पूजा नहीं थी, लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ध्यान रखना, पवित्र नदी कौन सी थी उस टाइम में, सरस्वती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। सरस्वती पवित्र नदी थी। सिंधु प्रमुख नदी ना, प्रमुख नदी कौन सी है, सिंधु नदी थी। पवित्र नदी कौन सी, सरस्वती। और ऋग्वेद में गंगा नदी का सिर्फ एक बार उल्लेख है, वे यमुना नदी का 3 बार वर्णन किया जाता है ना। ध्यान रखना, एग्जाम पूछ जाता है गंगा नदी कितनी बार उल्लेख किया गया ऋग्वेद में, 1 बार, और यमुना नदी का 3 बार वर्णन मिलता है। आगे आता है हमारा उत्तर वैदिक काल, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उत्तर वैदिक काल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको इस क्लास के हैंड रिटन नोट्स और PDF चाहिए तो क्लास के डिस्क्रिप्शन में वे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया गया है, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे इस क्लास का PDF आपको हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल रॉयल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए रॉयल एजुकेशन क्लासेस के साथ। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।